ओके। रिसर्च की जो टाइप्स हैं उसे 3 उसमें पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, बाय पर्पस, बाय मेथड एंड बाय अप्रोच। बाय पर्पस जो रिसर्च की टाइप्स हैं, यानी आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें 5 डिफरेंट वेज़ हैं या टाइप्स हैं रिसर्च की जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जो कि हैं बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब हम टाइप्स बाय पर्पस को वन बाय वन देखते हैं। इसको इनके सीक्वेंस को याद रखने के लिए, क्योंकि इनके सीक्वेंस याद रखने से ये होगा कि हमें इनमें से हर एक की जो वर्किंग है उसके हवाले से चीज़ें मिक्स अप नहीं होंगी। तो हम इजीली सीक्वेंस की वजह से हम उस तमाम उनकी बातों को भी हम इजीली याद कर सकेंगे। वो कैसे कि इनके सीक्वेंस को याद रखने के लिए मैंने बायर्ड की एक जो है हिंट वो डिज़ाइन किया। बायर्ड बेसिक, ए फॉर अप्लाइड, ए फॉर एक्शन, ई फॉर इवेलुएशन, आर एंड डी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो है बेसिक रिसर्च वो क्या होती है? बेसिक रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है? ये इसके नाम हैं बेसिक रिसर्च के, प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। किसी भी सेंटेंस में फंडामेंटल, प्योर, बेसिक टाइप का जो वर्ड अगर यूज़ हो तो आप समझिएगा बेसिक रिसर्च की बात की जा रही है। बेसिक रिसर्च का जो पर्पज़ है वो सिंपली थियरी डेवलपमेंट है, थियरी रिफाइनमेंट है, ठीक है? किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी चीज़ का पर्पस, यानी कोई ऐसी स्टडी या ऐसी रिसर्च जिसका पर्पस थ्योरी डेवलपमेंट, यानी सिर्फ थ्योरी डेवलप करना पर्पस हो या थ्योरी को ही मज़ीद रिफाइन करना पर्पस हो, तो वो बेसिक रिसर्च कहलाती है। और इसे इसी वजह से कि इसका फोकस जो है वो सिंपल थ्योरी पर होता है, तो बेसिस पर होता है, किसी भी रिसर्च स्टडी की बेसिस पे होता है, तो इसलिए इसे फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च कहा जाता है। ठीक है? अब इसमें क्या होता है? अब इसमें जो होता है इसे लैब अप्रोच कहा जाता है, लैब और लेबोरेटरी अप्रोच। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ये जो रिसर्चेज़ होती हैं बेसिक, ये सिर्फ़ एक यानी स्पेसिफ़िक जगह पर जिस जिस मकसद के लिए जगह कोई डिज़ाइन की गई है, उसी जगह पर ये फ़िक्स होती है। यानी एक लैब के अंदर ही इस रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसे लैब अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो टूल्स होते हैं ये सारी जो हमें इस रिसर्च में हेल्प आउट करते हैं, वो तमाम चीज़ें उस लैब के अंदर ही मौजूद होती हैं और वहीं उनकी मौजूदगी पॉसिबल होती है, तो इसलिए इसे लैब के अंदर ही कंडक्ट किया जाना जाता है और ये इसी वजह से बेसिक रिसर्च भी मतलब लैब अप्रोच कहलाती है। उसके अलावा ये लेबोरेटरी अप्रोच है और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर ये स्टडी की जाती है, ये एनिमल्स पे स्टडी की जाती है, ठीक है? तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और वो उन पर उन यानी अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करना है तो इसमें बेस बनाते हैं एनिमल्स को, उन पर एक्सपेरिमेंट या उन पर स्टडी करके देखा जाता है कि रिजल्ट्स क्या आएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो आप एज़ अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं चीज़, वो एनिमल्स होते हैं। और इसमें एनिमल्स होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि एनिमल्स में जो है समझदारी और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं नहीं पाई जाती, तो इसलिए फुली जो होता है रिसर्चर उसे फुल कंट्रोल रखना पड़ता है ताकि वो प्रिसाइज़ फॉर्म में अपना वर्क जो है वो सही परफ़ॉर्म कर सके, अपना रिसर्च वर्क। तो यहाँ पर कंट्रोल एंड प्रिसिजन जो होती है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल की रखनी पड़ती है रिसर्चर को, क्योंकि एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स अच्छा-बुरा नहीं जानते, तो इसलिए वो अपनी रिसर्च को सक्सेसफुल करने के लिए आपको कंट्रोल एंड प्रिसिजन हायर लेवल पर रखनी पड़ती है। अब यहाँ जो होते हैं वर्कर्स होते हैं, वो कौन होते हैं? वो रिसर्च वर्कर्स ही होते हैं जो लैब में काम करने वाले हैं, वो ही एज़ अ रिसर्चर यहाँ काम कर रहे होते हैं। वो ही उन्हीं वर्कर्स के थ्रू ही ये रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती है और वो ही इसको जो है वो कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं लैब में, ठीक है? ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये याद रखने हैं आपने कि सबसे पहले आपने देखना है कि ये इसका एरिया क्या है रिसर्च का, ठीक है? ये लैब अप्रोच है, जस्ट लैब में तक की हद तक इसे हम कंडक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा सब्जेक्ट क्या है इसमें, एनिमल्स एज अ सब्जेक्ट है। और कंट्रोल एंड प्रिसीजन जो है इसकी वो हायर लेवल की है, क्यों किस वजह से, क्योंकि इसमें एनिमल्स को स्टडी किया जाता है और एनिमल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च वर्कर्स ही हैं, जो लैब में काम करने वाले लोग हैं वही लोग इसके वो ही एज अ रिसर्चर कंसीडर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यही चार चीज़ें हर एक में हम डिफरेंस जो होगा हर एक में आगे पता चलता जाएगा हमें। अब हम आते हैं अप्लाइड रिसर्च की तरफ। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च को फील्ड रिसर्च भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम फील्ड रिसर्च भी है। इसे फील्ड रिसर्च कहा जाता है, और जहाँ पर हमने बेसिक रिसर्च में थ्योरी को डेवलप किया है, थ्योरी रिफाइनमेंट पर फोकस किया है, यहाँ पर आके अब हम थ्योरी टेस्टिंग की तरफ आ रहे होते हैं, थ्योरी इवैल्यूएशन की तरफ आ रहे होते हैं। तो थ्योरी टेस्टिंग की तरफ आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप उस रिसर्च को अप्लाई करके देखते हैं, और जब उसको अप्लाई करके देखते हैं आप, तो वहाँ पर आके ये अप्रोच आपकी फील्ड अप्रोच बन जाती है, इसी वजह से इसे फील्ड रिसर्च कहा जाता है। तो बेसिक रिसर्च में हम लैब अप्रोच यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम फील्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन में या नेचुरल सेटिंग्स के अंडर रहकर हम अप्लाई कर रहे हैं उस थ्योरी को जो हम डेवलप कर चुके थे, अब हम उसको टेस्टिंग करने जा रहे हैं उसकी। तो यहाँ पर जो अप्रोच यूज़ हो रही है वो फील्ड अप्रोच है। उसके बाद सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हम किसे यूज़ कर रहे हैं? बेसिक में एनिमल था, अप्लाइड में हम ह्यूमन को एज अ सब्जेक्ट जो है स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद प्रिसीजन एंड कंट्रोल जो है अब उसकी निस्बत बेसिक रिसर्च की निस्बत यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। प्रिसीजन एंड कंट्रोल यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है बेसिक के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जो सब्जेक्ट है हमारा वो चेंज है। बेसिक रिसर्च में एनिमल्स को हम स्टडी कर रहे थे, लेकिन अप्लाइड रिसर्च में हम ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा उनको उन पे कंट्रोल नहीं रखना पड़ता। हम उन्हें जस्ट एक कोई बात भी समझाएंगे या कहेंगे वो उसे इजीली पिक कर लेते हैं, समझ लेंगे, उसे उसी तरीके से फॉलो करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रिसीजन और कंट्रोल की ज़्यादा कम होता है बस उसके कंपैरिजन में बेसिक रिसर्च के। अच्छा जी, यहाँ पर रिसर्चर्स कौन होते हैं? या एजुकेशनिस्ट होते हैं, ठीक है। रिसर्चर यहाँ पर एजुकेशनिस्ट को एज अ रिसर्चर कंसीडर किया जाता है। वो फॉर एग्जांपल एजुकेशन की फील्ड है, ठीक है, फील्ड अप्रोच जिसे कहा जा रहा है। आप अब एजुकेशन में की फील्ड में अप्लाई करने जा रहे हैं अपनी रिसर्च को, तो अब जाहिर सी बात है एजुकेशन की फील्ड में आप स्टूडेंट पे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट एज अ ह्यूमन आप सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं उस, इसलिए स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा आपको एनिमल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा प्रिसीजन एंड कंट्रोल पावर नहीं रखनी पड़ती। और जो रिसर्चर्स हैं वो एजुकेशनिस्ट ही हैं जो कि इसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं रियल सेटिंग में। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च आपकी एक्शन से आपको माइंड में आप अपने हिंट रखिएगा कि प्रैक्टिकल, ठीक है, किसी किस्म की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या एक्शन यानी इमीडिएट सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, यानी अब आप जो आपने टेस्टिंग की है उसकी रिसर्च की, अब आप प्रैक्टिकली उसको में उन प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और फिर उन पे साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू अप्लाई करके कुछ एक्शंस परफॉर्म करके अब प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्शन रिसर्च जो होता है इसके कुछ हिंट्स हैं। एक इमीडिएट, ठीक है, लोकल सेटिंग्स की बात होगी, और प्रैक्टिकल का वर्ड यूज़ हो, ये 3 तरह के ये हिंट्स हैं जो इसकी डेफिनिशन में या किसी सेंटेंस में यूज़ हो तो वो एक्शन रिसर्च की बात हो रही होती है वहाँ पर। एक्शन रिसर्च का कंसर्न भी लोकल प्रॉब्लम से होता है, ठीक है। एक्शन रिसर्च का कंसर्न लोकल प्रॉब्लम से होता है। इस जुमले का मतलब ये है कि आपका जो एरिया ऑफ फोकस होता है वो थोड़ा होता है, वही जगह होती है जहाँ पर आपने उसे वो एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसलिए वो लोकल प्रॉब्लम को इमीडिएटली सोल्व करने के लिए आप एक्शन रिसर्च कंडक्ट करते हैं। अब एक्शन रिसर्च की जो अप्रोच है वो क्लासरूम अप्रोच है। अब देखें ये उससे भी थोड़ा कंसाइज हो गई है। पहले आपके पास थी लैब अप्रोच थी, फिर उसके बाद आप आ गए फील्ड में, फील्ड अप्रोच हो गई, फिर उसके बाद आप क्लासरूम में आ गए। तो ये क्लासरूम अप्रोच है।
और जो स्टूडेंट्स या पीपल्स हैं वो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर स्टडी किए जाते हैं। बेसिक में एनिमल थे, अप्लाइड रिसर्च में जो हैं वो थे ह्यूमन थे एज अ सब्जेक्ट, और एक्शन रिसर्च में स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को एज अ सब्जेक्ट स्टडी किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस था कंट्रोल एंड प्रिसीजन का, वो और ज़्यादा लेस हो जाता है। बेसिक और अप्लाइड की निस्बत कंट्रोल एंड प्रिसीजन लेस हो जाती है। ठीक है। देन आप फोर्थ की डिफरेंस की तरफ आएंगे कि जो यहाँ पर अब रिसर्चर्स हैं वो कौन है। बेसिक में रिसर्चर जो थे वो लैब वर्कर्स ही थे। अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर एजुकेशनिस्ट थे। अब एक्शन रिसर्च में जो इसको इमीडिएट सिचुएशंस में या लोकल सेटिंग्स में अप्लाई कर रहे हैं वो हैं टीचर्स। ठीक है। यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं वो टीचर्स ही होंगे। तो ये क्लासरूम अप्रोच है और यहाँ पर टीचर्स रिसर्च ये परफॉर्म करेंगे। लेस कंट्रोल एंड प्रिसीजन होगी बाकी दो की निस्बत, और स्टूडेंट्स को एज अ सब्जेक्ट स्टडी किया जाएगा। ये तो इन तीन चीज़ों के मेन डिफरेंसेस थे जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद हम आते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च की तरफ। अब जो इवैल्यूएशन रिसर्च है इसका जो बेसिकली काम है वो नाम से ही पता चल रहा है कि आप अपना जो आपने स्टडी रिसर्च की है, जो भी स्टडी किया है, स्टडी कंडक्ट की है, उसको आप इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है। अब फिर आप उस इवैल्यूएशन की बेस पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। उसी डिसीजन मेकिंग को देखते हुए आप फर्दर जो हैं सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस अलाउ करेंगे। तो इवैल्यूएशन रिसर्च का बेसिकली जो सिंपल इसका काम है वो यही होता है कि आपने जितना काम कर लिया है उसे परफॉर्म करके भी अप्लाई भी कर लिया है, उसको प्रैक्टिकली भी देख लिया है। फिर उसके बाद अब आप उस तमाम प्रोसेस को, जो आपने डाटा कलेक्शन का किया, एनालाइजिंग का किया, उस तमाम प्रोसेस को इकट्ठा करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और उसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। ये जस्ट इवैल्यूएशन का जो है पर्पज़ ये है, और ये एक हेल्प आउट करता है किसी भी आप ये समझ लें किसी भी जगह के लिए आप कोई रिसर्च करने चाह रहे हैं उसमें बेहतरी लाने के लिए इवैल्यूएशन रिसर्च काम करता है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो मेजर पर्पज़ होता है वो यही होता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी इदारे की कोई भी कमी, कोताही या किसी अच्छाई को सामने लाने के लिए रिसर्च करते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई कमी आपको नज़र आती है, फिर आप डिसीजन मेकिंग के थ्रू आप क्या करते हैं, मज़ीद डेवलपमेंटल वर्क करते हैं ताकि मज़ीद रिफ़ाइनमेंट आए काम में। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम यही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो होते हैं ये लर्निंग मटेरियल्स होते हैं स्कूल्स के, तो वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही काम होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जो इस पे काम कर रहा होता है। और R&D साइकिल भी एक होती है जिसका R&D साइकिल के नाम से अगर आए तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइकिल होती है, जो कि इनके फेजेस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये जो है उस पूरे साइकिल के थ्रू वो जो आपका सर्कल होता है एक किसी इदारे का काम करने का तरीका, वो सब कुछ उस साइकिल के थ्रू चेक किया जाता है। कहीं पर भी कमी कोताही होती है उसको पॉइंट आउट किया जाता है, फिर उसको मज़ीद डेवलपमेंट के उस पे काम किया जाता है, वो भी डेवलपमेंट पर्पज़। ठीक है? तो ये था टाइप्स बाय पर्पज़। अब नेक्स्ट है टाइप्स बाय मेथड। मेथड का जो मैंने हिंट यहाँ पर क्रिएट किया वो हेड के नाम से किया है, HED, मेथड और हेड, ताकि आपके लिए बाय मेथड, बाय पर्पस और बाय अप्रोच वाली चीज़ें मिक्स ना हो। बाय बाय पर्पस के लिए भी मैं बता दूं, पर्पस जब आप बोलते हैं तो आर का जो लेटर है साउंड आता है। तो इसी तरह बायड, बायड में भी आर का साउंड आता है। तो पर्पस, जब बाय पर्पस आपसे बात की जाए तो आपके माइंड में फौरन से आ जाएगा कि बायड आर का ही साउंड आएगा, वो वाले जो टाइप्स हैं वो इसकी हैं। तो जैसे ही बायड आएगा तो आप बेसिक, अप्लाइड, एक्शन, इवैल्यूएशन एंड R&D आपके माइंड में आ जाएगा। इसी तरीके से टाइप्स बाय मेथड, मेथड में जब आप बोलते हैं तो आवाज़ आती है मेथड। ठीक है। तो हेड, तो HED, तो इसका भी इसलिए रखा है कि मेथड से आपको फ़ौरन याद आ जाए तीन ही टाइप्स हैं और वो ये हैं। आप ये ना कर दें कि बाय मेथड में आप बायड वाली टाइप्स कर दें। इसलिए मैंने साउंड के साथ ये हिंट बनाए हैं और आपसे डिस्कस भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसे ही लर्न किए थे।
तो इससे क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च, एच फोर हिस्टोरिकल रिसर्च, ई फोर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डी फोर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वर्ड हिस्ट्री से हिस्टोरिकल यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट्स को वो कर रही होती है। तो किसी भी अब जो पास्ट इवेंट्स हैं वो हमें क्यों हेल्प आउट होते हैं, हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते क्यों हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम किसी पास्ट में होने वाले वाक़ये पर भी अब रिसर्च करने जा रहे हैं। हमारे जो पास्ट में होने वाले इवेंट्स होते हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं अपने प्रेज़ेंट इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने में, प्रेज़ेंट सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने में और फ्यूचर के लिए मज़ीद अच्छे इक़दाम करने में, ठीक है? तो इसलिए हम अपनी हिस्ट्री को नहीं छोड़ते, हमारे जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं हम उन पे भी स्टडी की जाती है और इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च की एक टाइप भी बताई गई है कि आप जितने भी पास्ट इवेंट्स हैं उनको उनकी स्टडी करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें और उन्हें मज़ीद एक्सप्लेन करें अपने रिसर्च में, ताकि इनसे वो लोग फ़ायदा उठा सकें जो प्रेजेंट इवेंट्स में इन टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं या किसी फ्यूचर इवेंट का वो कोई अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, हिस्टोरिकल रिसर्च की कुछ चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाज़मी आते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है सिंपल, वो होता है कि आपने एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है डाटा कलेक्ट करना है। थर्ड स्टेप है एनालिसिस करना है उस डाटा का। फोर्थ स्टेप ड्राइंग कंक्लूजन और फिफ्थ स्टेप होता है रिपोर्ट राइटिंग करनी है, ठीक है। अब जो इसका फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, वो बहुत सिंपल है, ज़ाहिर वो हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं किसी भी रिसर्च के लिए। आपके पास किसी प्रॉब्लम का, किसी वजह का होना ज़रूरी है, तब आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे ये बताएं, आवाज़ आप सबको आ रही है? यस मैम। ओके, समझ भी आ रही है? हाँ जी मैम, यस समझ भी मैम। आ रही है। बस ओके। एक हिस्टोरिकल के जो है ना, वो पॉइंट्स आपने बताए ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, ज़रा एक दफ़ा रिवाइज कर दें। अच्छा चलें, एट द एंड मैं एक बार दोबारा से आपको हिंट्स जो हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो मैं दोबारा बता दूंगी, रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। जी, ओके, ओके, जज़ाकल्लाह। अ, अच्छा जी, अब मैं हिस्टोरिकल के स्टेप्स बता रही थी कि सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन सेकंड स्टेप पे आप डाटा कलेक्शन करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब डाटा कलेक्शन दो तरीके से होती है आपके पास, वो आपको पता है कि प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा। प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसके आप डायरेक्ट गवाह होते हैं, आई विटनेस्ड होते हैं, ठीक है। आपने खुद अपनी आंखों से जो चीज़ें देखी हों, आप उनको अपनी स्टडी का पार्ट बना रहे हैं, तो वो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन कहलाएगा। अगर है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, तो सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसमें आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको कोई कहानी पता चले, कोई बात पता चले, आप उसको अपना पार्ट बना रहे हैं स्टडी का, ठीक है। तो वो सेकेंडरी सोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज में इस तरीके से भी है कि फॉर एग्जांपल न्यूज़ चैनल्स में जब आप बैठे होते हैं तो आपके न्यूज़ रिपोर्टर्स आपको इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपने जस्ट अनाउंस करनी होती है। तो वो आपके खुद के देखे नहीं होते, वो किसी के थ्रू आ रही है इंफॉर्मेशन, आप सिर्फ उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो वो चीज़ सेकेंडरी सोर्सेज आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर अब मैं चली जाऊँ उसी एंकर की तरफ, जो न्यूज़ रिपोर्टर की तरफ, तो न्यूज़ रिपोर्टर उस टाइम पे उसी जगह पर खड़े होते हैं और वहाँ पर खड़े होकर ही आपको सिचुएशन बता रहे होते हैं। तो वो चीज़ जो है वो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन कहलाएगी कि वो वहाँ पर खड़े होकर आई विटनेस डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ये डाटा कलेक्शन जो है इसमें ये दो तरह की हिस्टोरिकल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज बताए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है एनालिसिस ऑफ डाटा या क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है हिस्टोरिकल रिसर्च का। अब जो क्रिटिसिज्म होता है, जो एनालिसिस होता है किसी भी डाटा का,
वो हम कितने तरीके से करते हैं, वो हम हिस्टोरिकल रिसर्च में 2 तरह से होता है, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ठीक है? इंटरनल क्रिटिसिज्म सेम वैसे ही है जैसे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इंटरनल और वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी का, हाँ जी, और एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी का। तो ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट सेम उसी तरीके से ही है। इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है वो किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर या वर्किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? कि जो कंटेंट है आपका डेटा में मौजूद, क्या वो कोई वर्थ रखता है, एक्यूरेट है या उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके वजह से वो बनाया गया था, यानी उसका जो इंटरनली वर्किंग है वो कैसी है, ठीक है? एक्यूरेसी है, उसमें कोई वर्थ है डाटा में, ठीक है? ये चीज़ें इंटरनल क्रिटिसिज्म कहलाती हैं कि आप अपने डाटा को इस तरीके से चेक करेंगे, एनालाइज़ करेंगे इंटरनली कि क्या ये कोई वर्थ रखता है या नहीं रखता। अच्छा जी, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म वो है कि जिसमें आप ये चेक करेंगे कि डाटा जेन्युइन है या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है? तो आप सिर्फ़ ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ डाटा इन 2 चीज़ों से आपका कंसर्न होता है। तो इसे और इन 2 ही चीज़ों को आप चेक करते हैं कि ऑथेंटिक न्यूज़ है, कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है जो आपने अपनी रिसर्च स्टडी में डाली हुई है, और जो है मतलब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, जिससे भी लिए, चाहे प्राइमरी सोर्सेज़ से चाहे सेकेंडरी सोर्सेज़ से, लेकिन जेन्युइन है या नहीं है। इन चीज़ों को आप चेक करेंगे तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। उसके बाद ड्राइंग कंक्लूजन सेम वही, मतलब आपने जो भी रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स आपको मिली हैं आपने उसके हिसाब से कंक्लूड करना है कि ये आपको रिसर्च के जो है नताइज हासिल हुए हैं। उसके बाद उन तमाम स्टेप्स को जो 4 स्टेप तक आप काम करते आए हैं, 5th में एक रिपोर्ट की शक्ल में आपने राइट कर लेना है और इस तरह आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ पे कोई मतलब कोई भी स्टडी है उसको एक्सपेरिमेंटली आप परफॉर्म करें, ठीक है? आप एक्सपेरिमेंट करके देखें और उस एक्सपेरिमेंट की बेस पर जो भी रिजल्ट्स या कंक्लूजन हासिल होता है आप उस पर यानी कि वो शो कराएं। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन होती है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इन 2 वेरिएबल्स के दरमियान आप मतलब रिलेशन भी चेक कर रहे होते हैं, लेकिन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? और इन दोनों वेरिएबल्स को आपने डील करना होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है वो होता क्या है, इसमें सबसे पहले बेसिकली यही होता है कि आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं अपने डाटा को। 2 ग्रुप्स कौन-कौन से ग्रुप होते हैं? एक ग्रुप आपका ट्रीटमेंट ग्रुप कहलाता है, एक ग्रुप आप सॉरी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है और एक ग्रुप आपका कंट्रोल ग्रुप कहलाता है, ठीक है? तो जो होते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है आपका, वो आप उनको कर रहे होते हैं, मतलब उन्हें आप उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? और कंट्रोल ग्रुप जो होता है उसे आप एज़ इट इज़ रहने देते हैं, जिस तरह प्रीवियसली वे से वो चल रहे हैं उसी तरीके से आप उन्हें रहने देते हैं। और इस तरीके से आप मतलब इन 2 ग्रुप्स पर के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद आप वो कर लेते हैं, कंक्लूज़न निकाल लेते हैं, ठीक है? तो सेम ये बस इसमें डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, बस इसमें एक ये होता है कि एक्सपेरिमेंट पहले कंडक्ट होता है, उसके बाद आप बाकी सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं, फिर आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग में सारा डाटा कलेक्शन और सारी चीज़ें पुट करते हैं। यानी पहले आप सबसे पहला काम जो शुरू करते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट ही स्टार्ट कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद आप फिर जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, फिर उसके बाद आप अपना रिसर्च या स्टडी राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब है नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सिंपली रिसर्च होती है जिसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो डाटा कलेक्शन होती है। अब डाटा कलेक्शन आपकी होती है वो कुछ रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस की वजह से ही आप कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो आपको आंसर्स मिलते हैं या जो भी डाटा मिलता है आप उसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, उसका जो मेजर फ़ोकस होता है, वो करंट सिचुएशन पे होता है, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नाम निकला है डिस्क्राइब से, ठीक है? तो आप किसी भी करंट सिचुएशन, करंट इवेंट या करंट
स्टेटस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपनी स्टडी में। अब उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि आप लोगों से डिफरेंट तरीकों से जो है डाटा कलेक्ट करेंगे, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इंटरव्यू, ठीक है, थ्रू क्वेश्चनियर आप उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर लोगों के जो बिहेवियर्स हैं या लोगों के जो भी थिंकिंग्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। उन्हें फिर अपनी रिसर्च स्टडी में आप डिस्क्राइब करेंगे जो डाटा कलेक्ट कर चुके हैं आप लोग। उसके बाद है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल यही होता है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू को उठा के स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद आप जो है पॉपुलेशन अपनी देखते हैं आपने किन से डाटा लेना, उसमें से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सैंपल सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं कि जो भी टूल है, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चनर के थ्रू डाटा कलेक्ट करना है तो आप एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए कि क्वेश्चनर में जो भी क्वेश्चन का आंसर करें आपको आपके प्रॉब्लम का आंसर मिल जाए। फिर उसके बाद आप उस क्वेश्चनर को चेक करके देखते हैं, पायलट टेस्टिंग करते हैं। पायलट टेस्टिंग क्या होती है कि एक छोटे से ग्रुप को जो आपके पॉपुलेशन या सैंपल का हिस्सा नहीं है उनसे हटकर किसी और ग्रुप से आप वो वाला क्वेश्चनर फिल करवाएं और चेक करें कि क्या वो हर क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए हैं या उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, उनसे डिस्कस करें। फिर उसके बाद आप रियल लाइफ में लाकर उनको रियल पार्टिसिपेंट से फिर वो करते हैं उन पर डाटा कलेक्शन, वो टूल फिल करवाते हैं। उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे उस डाटा को, रिजल्ट राइट कर देंगे, ठीक है। ये है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब नेक्स्ट है टाइप्स बाय अप्रोच। टाइप्स जो है रिसर्च की बाय अप्रोच, ये होती हैं 3 तरह की, क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच और मिक्स्ड मेथड अप्रोच, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच आप लोगों को नाम से ही आइडिया होगा कि क्वांटिटी और क्वालिटी की बात हम पहले भी कर चुके हैं, कि क्वांटिटेटिव डाटा कौन-सा होता है, क्वालिटेटिव डाटा कौन-सा होता है। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच कौन-सी अप्रोच होती है? ये वो अप्रोच होती है जिसमें जो है डाटा का जो फ़ोकस है वो न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा हम कलेक्ट करते हैं या न्यूमेरिकली ही हम उनको वो एनालाइज़ करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। किसी न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा जो होगा वो क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है और क्वांटिटेटिव अप्रोच भी यही होती है कि थ्रू मैथमेटिकल जो है ऑपरेटर्स या थ्रू न्यूमेरिकल एनालिसिस आप डाटा के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। और क्वालिटेटिव अप्रोच ऐसी अप्रोच है जिसमें आप नॉन न्यूमेरिक डाटा जो है उसको इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल रिसर्च है, वो क्वालिटेटिव टाइप में आ जाएगी। इसके अलावा किसी की केस स्टडी है, किसी की बायोग्राफी है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स होंगी जिसपे किसी किस्म का न्यूमेरिकल डाटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जस्ट एक आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी की आप बीती को, किसी की लाइफ हिस्ट्री को, तो ये चीज़ें जो हैं वो क्वालिटेटिव में आती हैं। क्वांटिटेटिव जो डाटा है क्वांटिटेटिव जो डाटा है उसमें जो है आप क्या करते हैं कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई, ये इस टाइप की जो रिसर्च है जिसमें आपके जो हैं डाटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिकली जो फार्मूलाज हैं या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। मिक्स्ड मेथड अप्रोच ऐसी अप्रोच है जिसमें दोनों तरह का डाटा यूज़ हो, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी, दोनों तरह का डाटा यूज़ हो, वो होती हैं मिक्स मेथड अप्रोच रिसर्च। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, मिक्स मेथड रिसर्च कहलाती हैं जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच को यूज़ किया जाए। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ओके। क्वालिटेटिव में कौन कौन सी रिसर्च है? क्वालिटेटिव रिसर्च में हिस्टोरिकल रिसर्च आ जाती हैं, उसके अलावा किसी की केस स्टडी हो गई, किसी की बायोग्राफी हो गई, इस टाइप की जो रिसर्चेज़ हैं वो क्वालिटेटिव में आती हैं। ओके मैम। नेक्स्ट है, अब हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं।
रिसर्च ग्लोसरी के तौर पर मैंने इसे बनाया है, जो बेसिक छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट थे। अब है एजुकेशन रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है? एजुकेशन रिसर्च प्रपोज़ल जो होता है, ये आपका कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप एक ब्रीफ जो समरी होती है, वो अपनी टीम को या किसी पैनल को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं फॉर प्रेज़ेंटेशन। आप शो करा रहे होते हैं कि आप ये करने जा रहे हैं, आपका पर्पज़ ये है, जो आप आगे काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो प्रपोज़ल कहलाता है आपका, ठीक है? एजुकेशनल रिसर्च प्रपोज़ल उसे क्यों कहा जाता है कि आप कोई भी फॉर्मली किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं, तो आप उससे पहले एक ब्रीफ ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जिसमें आपने जो है अपना जो भी काम करना है, वो सारा आपने वहाँ एक्सप्लेन किया होता है कि एक माइंड मैपिंग होती है आपकी कि आप ये करने जा रहे हैं इन फ्यूचर अपनी रिसर्च में या अपने थीसिस वर्क में। तो फिर वो पैनल उसको पढ़ता है, फिर उन्हें आपका आइडिया होता है कि आप क्या देन वो अलाउ करते हैं आपको, ठीक है? तो एजुकेशनल रिसर्च प्रपोज़ल ये होता है और ये 8 से 10 पेजेज़ पे होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 पेजेज़ पर ये मुश्तमिल होता है और इसमें करना क्या होता है, इसमें किसी किस्म की चैप्टराइज़ेशन नहीं होती, किसी थीसिस वर्क की तरह, बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें जस्ट बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन, आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, आप डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, आप डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है? इस तरह की बेसिक बस आपने हेडिंग्स दे के पैराग्राफ्स में बताना होता है। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं इसमें, कि आप उसमें ये बता रहे होते हैं मैं ये यानी ये करूँगा या करूँगी, ठीक है? मैं उसमें अपने रिसर्च वर्क में ये करने का इरादा रखती हूँ या रखूँगी, ठीक है? इस तरह का जो आपका फ्यूचर टेंस है वो यूज़ होता है रिसर्च प्रपोज़ल में। रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? रिसर्च रिपोर्ट होती है जब आप अपने थीसिस को प्रोफ़ेशनली कंडक्ट करने जा रहे हैं, रिसर्च वर्क को कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो उसके बाद जब आप कंडक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप रिटन फॉर्म में अपना वो सारा काम एट द एंड रिपोर्ट की शक्ल में राइट करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट होती है, ये प्रपोज़ल के निस्बत काफ़ी लेंथी होती है, 5 चैप्टर्स पर कंसिस्ट करती है, चैप्टराइज़ेशन इन्वॉल्व होती है इसमें और इसका कोई फ़िक्स साइज़ या पेजेज़ नहीं होते। इसका आपके काम पे डिपेंड करता है, ठीक है? आप क्योंकि अच्छी रिसर्च रिपोर्ट की हमको वो पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होनी चाहिए, कि तो इसी लिहाज से आपके काम में भी कंटेंट रिलेटेड वर्क होना चाहिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर रहा हो। एक्स्ट्रा कोई कुछ होता नहीं है, इसलिए इसमें कोई वो लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक पेजेज़ होना ज़रूरी है। बस 5 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें आपने हर चैप्टर में आपने पॉइंट्स बताने होते हैं, सारी अपनी डिटेल्स लिखनी होती हैं। और ये जो रिसर्च रिपोर्ट होती है, ये पास्ट टेंस में यूज़ होती है। इसमें आप रिसर्च कर चुके हैं, उसके बाद एट द एंड आप बता रहे हैं कि मैंने ये किया था, ठीक है? तो ये रिज़ल्ट आया था और ये नताइज निकले हैं। तो इस तरीके से आप पास्ट में बात कर रहे होते हैं, प्रपोज़ल में आप फ्यूचर में बात करते हैं, ठीक है? ये 2 डिफरेंसेस याद रखिएगा। एपीए मैनुअल, एपीए मैनुअल की जो है एपीए किसका एब्रीविएशन है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब एपीए जो स्टाइल होता है, ये रिसर्च राइटिंग में यूज़ होता है, ठीक है? एजुकेशनल रिसर्च साइट पर। तो एपीए मैनुअल अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन मैनुअल है। ये क्या होता है? ये एक किस्म का राइटिंग डिसिप्लिन है, किसी भी थीसिस वर्क को राइट करने का, ठीक है? और ये तकरीबन ये समझ लें कि इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है एपीए स्टाइल, और इसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसे डिज़ाइन किया था, ठीक है? और इसकी जो पब्लिकेशन थी वो वाशिंगटन डीसी में हुई थी और इसका 7th एडिशन जो आया था वो 2019 में पब्लिश हुआ है। ये मेरे मटेरियल पे राइट किया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। अभी तक जो फ़ॉलो किया जा रहा है मोस्टली वो 6th एडिशन है, जो कि 2009 में पब्लिश किया गया था, ठीक है? उसके बाद 7th आ चुका है एडिशन, जो कि 2019 अक्टूबर 2019 में पब्लिश हुआ था, लेकिन बहुत कम अभी उस एडिशन को यूज़ किया जा रहा है। हो भी रहा है यूज़ 7th एडिशन, लेकिन बहुत कम।
ज़्यादातर अभी भी 6th एडिशन को ही फ़ॉलो किया जा रहा है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें याद रख लीजिएगा। उसके अलावा हमने बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस को पढ़ा था, ठीक है? बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ वर्क्स रिटन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर बाय पर्टिकुलर ऑथर, ठीक है? आपने सिर्फ कुछ लोगों के, कुछ ऑथर्स के वर्क होते हैं, पब्लिकेशंस होती हैं, जिनकी लिस्ट जो है वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है, ठीक है? और उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ वर्क या साइटेशन हवालाजात जिन्हें कहते हैं, वो दिए हुए होते हैं इकट्ठे हर ऑथर के कि उन्होंने ये जर्नल था उनका, उसमें ये पब्लिश हुआ, ये सब कुछ। वो सारी चीज़ें जो डिटेल होती है वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है। जबकि रेफरेंस क्या होते हैं? रेफरेंस होते हैं कि जो हम में किसी ने, ऑथर ने या किसी रिसर्चर ने कोई लाइन जो है, कोई राइटिंग का जो एक सेंटेंस है, वो हमने अपने रिसर्च का पार्ट बना लिया, उसके साथ हमने रेफरेंस दे दिया है कि जो ये जो टॉपिक है वो ये जो बात है ये इस बंदे ने कही थी और इस ईयर में कही थी, ठीक है? वो जो रेफरेंस, वो रेफरेंस कहलाता है। किसी चीज़ का हम हवाला दे रहे हैं विद इन टेक्स्ट, ठीक है? तो रेफरेंस कहलाती है। तो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में यही फ़र्क है। बिब्लियोग्राफी किसी ऑथर का नाम विद उसकी पब्लिकेशन, ठीक है? हम एट द एंड देते हैं। तो वो जो लिस्ट होती है वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है। रेफरेंसेस होते हैं हम विद इन टेक्स्ट किसी भी उसकी जो राइटिंग है, पीस ऑफ राइटिंग है किसी ऑथर की, हम उसको यूज़ कर रहे हैं एज़ इट इज़ और साथ उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि ये उसने की थी, कही थी बात, ठीक है? तो ये इन दोनों में फ़र्क है। पायलट टेस्टिंग क्या होता है? पायलट टेस्टिंग मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आपने जो भी टूल डिज़ाइन किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट डिज़ाइन किया है स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल चेक करने के लिए, तो आप उस टेस्ट को अपने जो आपने सैंपल डिसाइड किए हुए हैं कि इस स्कूल के 8th क्लास के बच्चों से आपने टेस्ट कंडक्ट करवाना है, उनको छोड़कर अब किसी और स्कूल के 8th क्लास के कुछ बच्चों से वो टेस्ट फिल करवा लें, ठीक है? टेस्टिंग के तौर पर। आप देख लें अगर वो टेस्ट आपके मतलब आपके अकॉर्डिंग जो आप चाह रहे हैं वैसे ही रिजल्ट्स दे रहा है और स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही फिल करने में, वो अंडरस्टैंड भी कर पा रहा है इजीली, ठीक है? कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं उसके बाद आप असल जो एक्चुअल आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन पे वो अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स पे अप्लाई करने से पहले की जो मेथड है वो पायलट टेस्टिंग कहलाता है। क्लियर है? हाँ यस जी मैम, मैम, क्लियर क्लियर है। है। ओके। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स क्या होते हैं? पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है? जिनकी आपको ये समझ लें कि गाइडलाइन की ज़रूरत हो, ठीक है? वो एक्सपर्ट्स होते हैं। अब उनमें कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं? उनमें जो हैं पॉलिसी मेकर्स भी हो सकते हैं, कोई वो भी शामिल हो सकते हैं, एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। उनमें वो एक-एक आप अपने पैनल में बना लें एक पैनल और फिर आप उनसे भी आप अपने जो टूल डिज़ाइन किया है, आपकी जो स्टडी है, जो आप करने जा रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट है, वो आप उस पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेने के लिए उनके सामने उनसे कंसल्ट करते हैं। देन वो आपको जो है कोई भी एडवाइस हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको डिसीजंस आगे मज़ीद डिसीजंस लेने में हेल्प आउट करता है, ठीक है? तो ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। अब वो एक्सपर्ट्स कौन-कौन हो सकते हैं? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है, पॉलिसी मेकर हो सकता है, एजुकेशनिस्ट हो सकता है, ठीक है? इस तरह के कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग क्या होती है? स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग होती है कि कोई कुछ ऐसे हमने स्टैटिस्टिकली कुछ टूल्स या फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करना है जो हमें किसी भी किस्म के क्वांटिटेटिव डिसीज़न लेने में हेल्प आउट करें, ठीक है? वो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग कहलाती है। तो आपने सुना होगा पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है? तो जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो होता है वो दो सेम वेरिएबल के दरमियान, ठीक है? और सेम वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। अब सेम वेरिएबल लेकिन डिफरेंट पॉपुलेशन के, वो कैसे है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 ग्रुप्स के प्री टेस्ट हैं। अब
वेरिएबल प्री टेस्ट ही है, ठीक है। एक ग्रुप का प्री टेस्ट और दूसरे ग्रुप का प्री टेस्ट, पॉपुलेशन डिफरेंट हो गई है लेकिन वेरिएबल एक ही है, जज कर रहे हैं वो क्या है, प्री टेस्ट, कि प्री टेस्ट के जो दोनों के रिजल्ट्स हैं वो कैसे आए हैं। तो उसमें आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का जो टेस्टिंग टेक्निक है वो लगाते हैं। पेयर्ड में ये होता है कि आप वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन सेम हो जाती है। वो कैसे कि अब आपने एक ही ग्रुप है उसका पहले प्री टेस्ट लिया है, उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट लिया है। अब प्री और पोस्ट टेस्ट दोनों टेस्ट का आपस में आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन एक ही रही है, ग्रुप एक ही रहा है आपका। तो ये कहलाती है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट टेक्निक। अच्छा जी, नेक्स्ट है एसपीएसएस। क्या होता है एसपीएसएस? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर दी सोशल साइंसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एब्रीविएशन एपीए का भी, ये आप लाजमी याद रखा करें, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर दी सोशल साइंसेस, ठीक है। अब ये जो है ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, इसमें हेल्प आउट करने के लिए एक आप ये समझ लें कि ऐप डिज़ाइन की गई है, ठीक है। ये ऐप रिसर्च वर्क डेवलपमेंट पर्पस के लिए है। हम जो भी रिसर्च वर्क करते हैं उसकी क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट या कैलकुलेशंस करने के लिए हमें ऐप की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, जो कि एसपीएसएस की शक्ल में डिज़ाइन की गई। और इसका जो काम है वो भी ये एनालिसिस ही है, ठीक है। हम कोई भी अपने वर्क में क्वांटिटेटिवली डाटा को मेजर करना चाह रहे हैं तो हम एसपीएसएस की हेल्प लेते हैं। एसपीएसएस में क्या होता है, काफ़ी सारे फार्मूलाज आपको मिल जाते हैं, रेडीमेड भी होते हैं, आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आपके लिए कैलकुलेशंस करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग एक्सेल यूज़ करते होंगे, तो एक्सेल की भी ये एक मतलब एक्सेल से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है एसपीएसएस। हमारा कुछ वर्क एक्सेल में भी हो जाता है, लेकिन एसपीएसएस जो रिसर्च वर्क में एजुकेशनल साइड पे एजुकेशनल रिसर्च में बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर। ये था हमारा रिसर्च का सब्जेक्ट। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि मैंने कुछ हिंट बताए थे, तो मैंने रिसर्च बाय मेथड, बाय पर्पस और उसके अप्रोच के हिंट्स बताए थे। अप्रोच तो आपके लिए इजी है कि तीन ही हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड। लेकिन जो है बाय हमने बात की थी उसकी, बाय मेथड बाय मेथड हिस्टोरिकल की में। की थी, तो उसका मैंने हिंट दिया था। अब साउंड से ही हिंट दिया था कि बाय मेथड है तो वो एच डी हैड, ठीक है। एच फॉर हिस्टोरिकल, ई फॉर एक्सपेरिमेंटल, डी फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये तीन इसमें आ जाएंगी। इसी तरह बाय पर्पस की बात की थी तो पर्पस आर का साउंड आ रहा था, तो बाइड की टर्म थी जिसमें आर का ही साउंड आ रहा था। और वो बाइड के जो स्पेलिंग्स हैं उसमें 6 लेटर्स हैं, याद रखिएगा। वो 6 इसलिए हैं कि मैंने आर एंड डी को इकट्ठा कर दिया है, वो साउंड अच्छा लगने के लिए, वरना बायर मुझे अजीब लग रहा था, मैंने बायड बना दिया उसे। तो आप लोगों ने उसे इस तरीके से इससे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना कि 6 लेटर्स हैं तो 6 ही टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। आर एंड डी होने की वजह से वो मैंने इकट्ठी यहाँ पर लिख दी हैं। तो बेसिक, अप्लाइड, एक्शन एंड इवैल्यूएशन रिसर्च एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैम हिस्टोरिकल को भी एक दफ़ा डिफाइन कर दें। अच्छा, हिस्टोरिकल रिसर्च का जो मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है वो पास्ट इवेंट्स पर की जाने वाली रिसर्च है, ठीक है। जो हमारे पास्ट में हो चुके हैं इवेंट्स, हम उनको स्टडी करते हैं और उनको राइट करते हैं। तो हिस्टोरिकल के जो स्टेप्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताए थे कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने डाटा कलेक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस आपने करना है, वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीक़ों से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन ड्रॉ करना है और रिपोर्ट राइट करनी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ जी। कि रिपोर्ट राइटिंग जो है
वो आफ्टर थीसिस राइटिंग जो हम आर्टिकल लिखते हैं उसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल एक अलग चीज़ है, आर्टिकल एक अलग चीज़ है, रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं थीसिस को। जो आप बुक फॉर्म में थीसिस राइट करते हैं वो रिपोर्ट राइटिंग कहलाती है, जिसमें जिसमें चैप्टराइजेशन हुई जिसमें हुई होती है। चैप्टराइजेशन होती है। यस मैम। बिल्कुल, ऐसे ही है। यस। एक्सक्यूज मी मैम। छोटे से मतलब फ्यू पेजेस का हो सकता है ना। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी, जी। मैम ये एथनोग्राफिक रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, मैम इसका थोड़ा मोटा मोटा टच दे दें काइंडली। अच्छा जी, मैं बताती हूँ आपको। मैं बताती हूँ, 1 सेकंड प्लीज़। अच्छा जी, आपने कमेंट्स में भी पूछा हुआ है, एथनोग्राफ़िकल रिसर्च। जो एथनोग्राफ़िकल रिसर्च होती है ना, वो होती है कि आप डिफ़रेंट लोगों की स्टडी को कहते हैं, ठीक है? आप डिफ़रेंट लोगों पर रिसर्च करते हैं और उनके दरमियान आप ये समझ लें डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं, डिफ़रेंट एरियाज़ लगा लें या डिफ़रेंट लोगों के दरमियान रिसर्च होती है, ठीक है? अच्छा जी, जो आप बात कर रहे हैं एक एक्सपो फैक्टो की बात कर रहे हैं, ये कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहलाती है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है? कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहलाती है, इसे एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहते हैं। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इसलिए कहा जाता है कि इसमें 2 वेरिएबल्स के दरमियान कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को जो है स्टडी किया जाता है, ठीक है? यानी आपने इफ़ेक्ट चेक करना है किसी भी कॉज़ का, तो वो स्टडी जो होगी कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहलाती है, जिसमें आपने कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं। और एक कोरिलेशन रिसर्च भी होती है। कोरिलेशन जो रिसर्च होती है वो 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप, ठीक है? 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को आप स्टडी करते हैं, वो कोरिलेशन रिसर्च कहलाती है। और 2 वेरिएबल्स या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं वैसे वेरिएबल्स, लेकिन आप किसी भी वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा के दरमियान ये चेक करने के लिए कि उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, तो आप स्टडी कंडक्ट करते हैं, कोरिलेशन रिसर्च स्टडी कहलाती है। तो मैम ये क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च हुई ना, ये बहुत जो भी हाँ रिसर्च जी। आप कह रहे हैं ये क्वालिटी। हाँ जी जी, जी। एथनोग्राफी जो रिसर्च है ना, वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। अच्छा जी, क्योंकि वो थैंक यू मैम। जस्ट स्टडी है कुछ एरिया के लोगों की, किसी मतलब कोई ट्राइब हो गया या कुछ मतलब लोगों को आप स्टडी कर रहे हैं, उनके बिहेवियर्स को, ठीक है? जिनमें वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो गई, एक्स पोस्ट फैक्टो हो गई, कोरिलेशन रिसर्च रिसर्च हो गई। ये जो रिसर्चेज़ होती हैं, ये वो कहलाती हैं, क्वांटिटेटिवली भी इसमें डाटा यूज़ किया जाता है। चलें, ठीक मैम है। ये बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में थोड़ा सा दोबारा बता दें प्लीज। अच्छा, बिब्लियोग्राफी का आप लोगों ने कोई थीसिस वर्क कभी कभी देखा हो तो आप जब थीसिस के एंड में देखते हैं एक पूरी लिस्ट बनी हुई होती है जिसमें ऑथर्स के नाम होते हैं, उनकी पब्लिकेशन लिखी होती है, ईयर्स लिखे होते हैं, जर्नल नंबर और जिस तरह की चीज़ें डिटेल में लिखी होती हैं, लिंक भी होता है। तो वो जो डिटेल्ड चीज़ें होती हैं वो बिब्लियोग्राफी कहलाती हैं, ठीक है? जिसमें आप ऑथर का रेफरेंस विद उनकी पब्लिकेशन, उनकी किस जर्नल में पब्लिश हुए और इस तरह की चीज़ें राइट की हुई होती हैं, वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है, ठीक है? और जो होते हैं रेफरेंसेस, रेफरेंसेस होते हैं कि आप किसी की पीस ऑफ राइटिंग को अपने स्टडी का पार्ट बना रहे हैं, लेकिन कॉपीराइट्स का ख़्याल रखते हुए आप उस जो भी किसी की कही हुई बात को वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ एक रेफ़रेंस देते हैं कि ये इस ऑथर ने इस ईयर में कही थी, ठीक है? तो उसका एक रेफ़रेंस दे देते हैं आप। उस रेफ़रेंस से क्या होता है, उस रेफ़रेंस से हमें हेल्प हो जाती है। जी, जी। मैम उधर तो मतलब जो कोई थीसिस देखा है ना, तो रेफरेंस के नीचे ये बिब्लियोग्राफी मतलब लिखी हुई होती है, नेम, पब्लिकेशन, जर्नल बिल्कुल नेम, ऐसे ही है। ये बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वाक़ई में ही ऐसे ही है।
कि लेकिन ये असल में हमारी पाकिस्तानी ज़रा है कुछ चीज़ें ये एज़ ए स्टूडेंट मेरे माइंड में भी यही बात थी कि तभी इसी वज़ह से कन्फ्यूज़ भी रहते थे कि जब रेफ़रेंस हम उसके नीचे ऊपर लिखते तो रेफ़रेंस है, नीचे हमने वो दिए हुए होते हैं। तो ये बात ऐसे ही है कुछ, लेकिन एक्चुअल में बिब्लियोग्राफ़ी वही होती है जो हमने डिटेल्ड जिसमें पूरा एक ऑथर की बुक का टाइटल और वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, वो बिब्लियोग्राफ़ी कहलाती है। मैम एक और क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी मैम, जी, जी। थीसिस के एंड पे तो हम यही लिखते हैं रेफरेंसेस, व्हाई डोंट वी राइट बिब्लियोग्राफी? बिल्कुल यही यही बात उन्होंने की है अभी, उन्होंने मुझसे यही बात पूछी है। तो मैं पीएचडी स्कॉलर तो नहीं हूँ, शायद मुझे इसका जवाब तभी मिलेगा जब मैं भी पीएचडी स्कॉलर होंगी, क्योंकि एमफिल में जो रिसर्च करवाई जाती है, उसमें जो है स्टूडेंट को इतने डीप बातों का जवाब नहीं देते। मैं खुद इस बात पर कन्फ्यूज़ रहती थी और कि ये क्या चक्कर है कि जब वो बिब्लियोग्राफ़ी है, तो हम वहाँ पर रेफ़रेंसेस की हेडिंग क्यों देते हैं? तो इसका जवाब तो शायद वो लकीली मेरे सुपरवाइज़र भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो मुझे बस यही कहते थे कि जो चीज़ पढ़ने की है ना बस वही पढ़ें, एक्स्ट्रा सवाल नहीं करें। तो इसलिए चुप होना पड़ता था, लेकिन ये ऐसा ही है। तो इसका जवाब शायद मैं भी ना आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ जब तक मैं भी पीएचडी नहीं कर चुकी। यस मैम, थैंक यू। यू वेलकम। मैम ये हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च जो पढ़ा है, जी, जी। इसमें मतलब आपने याद रखने के लिए तो बताया है कि बायर्ड और हाँ हेड जी। ये वो, हाँ जी, तो ये तो याद रखने के लिए है। मुझे ठीक है। इस चीज़ की समझ नहीं आती कि इसकी जो टाइप्स हैं बाय पर्पस, इसमें बेसिक अप्लाइड एक्शन जी, जी। ये रिसर्चेज हैं, तो ये कैसे पता चलता है पर्पस का मतलब क्या है, जिससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो कि ये चीज़ें इसमें आनी है बेसिक अप्लाइड एक्शन, और इसमें मतलब दूसरी जो है चीज़ें एक्सपेरिमेंटल या डिस्क्रिप्टिव ये दूसरी चीज़ें नहीं आनी। अच्छा। मतलब इनका कंसेप्ट होना चाहिए कि बाई पर्पस से क्या कंसेप्ट मिल रहा है, बाई एक्सपेरिमेंटल या बाई मेथड से क्या मिल रहा है, अच्छा, इस तरह देखें कोई। बाय पर्पस जो है ना वो हमें सिंपली ये बता रही है कि हमारे जो रिसर्च का है मकसद क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारी रिसर्च का मकसद ये है कि हमने सिर्फ ना इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना किसी क्लासरूम में। अभी हमारा पर्पस ये है कि अभी हम सिर्फ एक आइडिया लेना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो करिकुलम है, जो भी हमारा निसाब है स्कूल्स का वो कैसा है, तो हम उसको सिर्फ एक बार देखना चाह रहे हैं। तो वो जो देखने वाला काम है वो अपनी हम लैब में ही बैठ के उस जगह पर ही बैठ के करेंगे। तो पर्पस के लिहाज से हमें क्लियर हो गया कि हम बेसिक रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने अभी ना कोई इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ना हमने कोई एक्शन लेना है उसका। ठीक है, ना अप्लाई कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक जगह पर बैठ के काम करना है। तो हमारा जो पर्पस है रिसर्च का वो क्या हो गया कि हमने अभी सिर्फ बैठ के इकट्ठे होकर हमने उस करिकुलम को चेक करना है, देखना है। तो वो एक लैब अप्रोच बन जाएगी। ठीक है, तो जिसको हम कभी किसी पर भी अभी इम्प्लीमेंट करने नहीं जा रहे हैं, तो वो पर्पस के लिहाज से बेसिक हो जाएगी। ठीक है, रिसर्च। तो ये पर्पस को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि हम क्लासरूम में जी ये इम्प्लीमेंट करके देखना है, हमने पढ़ाकर देखना है स्टूडेंट्स के रिजल्ट क्या आते हैं, तो यहाँ पर हम पर्पस के लिहाज से एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो वो एक्शन रिसर्च बन जाएगी। अब मेथड की बात हो रही है, मेथड कैसे फॉलो करना है? हर रिसर्च को करने का मेथड बेशक से मिलता-जुलता होता है, लेकिन एक भी नहीं होता, ठीक है? डिफरेंट होता है। जिस तरह एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिहाज से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बताया था कि हम 2 ग्रुप्स में अपने पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड कर देते हैं और उनमें से एक पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर उनका कंपैरिज़न करते हैं। अब ये मेथड चेंज हो गया है, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, इंटरव्यूज़ के थ्रू जो पुराने लोग हैं, हम उनसे जाकर हिस्ट्री इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ पर मेथड चेंज हो गया हमारा। तो मेथड के लिहाज से हम जो जिस तरीके से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो चीज़ बाय मेथड में आ जाएगी। ठीक है? यस मैम। मैम एक कल क्वेश्चन भी था, वो हमने पढ़ा था सैंपल के बारे में, जी। तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने करना था, फिर क्लास खत्म हो गई। जी, जी। मसलन एक हम मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, मसलन मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और जी, मैं पीएसटीज पे कर रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल टीचर पे, बिल्कुल। कि उनका टीचिंग स्टाइल कैसा है। तो मैं उसका जो सैंपल लेता हूँ ना, तो वो मैं प्राइमरी स्कूल्स के पीएसटीज, एलिमेंट्री स्कूल्स में जो पीएसटीज होते हैं, हाई स्कूल में जो होते हैं या हायर सेकेंडरी,
जी, इन जी। सब स्कूलों में पीएचडीज काम कर रहे हैं, जी, मेल और फीमेल दोनों। बिल्कुल। तो मैं उनको अपनी पॉपुलेशन ले लेता हूँ। तो उसमें जब मैं सैम्पलिंग करता हूँ तो मैं इस तरह करता हूँ कि मतलब जिस तरह मेरे पास जितने कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनको मैं अप्रोच करता हूँ। मसलन फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना पॉपुलेशन है वो 1000 टीचर्स हैं, जबकि मेरे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो 300 टीचर्स पे हैं। मैं उन्हीं को सैंपल ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये कौन सी सैम्पलिंग होगी, इसे हम क्या नाम देंगे, टाइप कौन सी होगी? आप अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से ले रहे हैं ना? आप अपने सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली। कॉन्टैक्ट्स को देख रहे हैं। तो आप कन्वीनियंस के हिसाब से ले रहे हैं तो वो कन्वीनिएंट सैंपलिंग में ही जाएगी और नॉन प्रोबेबिलिटी में ही जाएगी। आप रैंडमली नहीं ले रहे, दरमियान-दरमियान में से नहीं उठा रहे, आपको बस जो ईज़ी लग रहा है, जिनको आप जानते हैं, आप सिर्फ़ उनसे डाटा ले रहे हैं, तो ये कन्वीनिएंट सैंपलिंग कहलाएगी। हाँ मैम, अगर मैंने 300 बंदों को मतलब अप्रोच किया है, लेकिन उनमें से ना मुझे 200 बंदों ने मतलब रिस्पांस दिया है, जी। अब वो जो सैम्पलिंग हो जाएगी वो कौन सी होगी फिर? वो कोई सैंपलिंग नहीं होगी, वो आपका नसीब होगा कि आप उनसे डाटा लेना चाह रहे हैं और वो आपको डाटा दे नहीं रहे हैं, ठीक है? तो फिर आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि अब आपने डाटा किस तरीके से इकट्ठा करना है। मतलब मेरा सैंपल साइज तो पूरा हो गया, 15% या 20% जो पॉपुलेशन की वो चले मैं वो ले फिर रहा पूरा था। हो गया तो आप इग्नोर कर देंगे ऐसे लोगों को। नहीं, वो लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह जी, रहा हूँ जी। कि सैम्पलिंग फिर वही रहेगी, कन्वीनियंट सैम्पलिंग रहेगी, क्या रहेगी उसका नाम क्या हो? नहीं, वो रहेगी तो अ, कन्वीनिएंट। देखें, आपने अप्रोच तो सिर्फ़ उन्हीं को ही किया है ना अपनी कन्वीनिएंट के लिहाज़ से। अब उनमें से कुछ लोगों ने आपको दे दिया डाटा, कुछ ने नहीं दिया है। लेकिन जो आपने जिस मेथड यूज़ किया, वो तो आपने अपनी कन्वीनियंस को ही देखते हुए किया, वो रहेगी तो नॉन प्रोबेबिलिटी, वो नहीं चेंज अ, होगी। जी, जी। ओके मैम, ओके मैम, हुँ, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे अहमद भाई? एक्सक्यूज मी मैम। जी, जी। जिस तरह की थीसिस में जिस तरह ये बात हो रही थी कि कुछ लोग डेटा नहीं दे रहे, जी, जी। तो थीसिस राइटिंग में एक टॉपिक लिखा जाता है प्रॉब्लम्स इन डेटा कलेक्शन। तो उसमें फिर ये लिखा जाता है कि इतने हमारे पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें से इतने लोगों ने हमें डेटा प्रोवाइड किया और इतने लोगों ने डेटा प्रोवाइड नहीं वो किया। तो ये ये जो बातें होती हैं ये ना, स्टेप वहाँ लिखा जाता है। हाँ, लिखा जी जाता है। ये बातें होती हैं, ये होती हैं जी हमारे अपने मतलब रिसर्चर पे डिपेंड करती हैं कि वो इस चीज़ को शो करना चाह रहे हैं या नहीं। इन प्रॉब्लम्स को लाना चाह यस रहे हैं मैम। या नहीं ला रहे। ये कोई कंपल्सरी भी नहीं होती, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन जी में मैम। आप उधर डालें। कुछ पुट भी कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स फेस की हैं। उनका जो सवाल था कि जी सैंपलिंग मेथड फिर क्या हो जाएगा, तो वही रहेगा सैंपलिंग मेथड कि आपने कन्वीनिएंट के लिहाज से जानने वालों से ही डाटा लिया, उनमें से कुछ ने दिया या नहीं दिया, तो वो फिर आगे अलग एक मैटर है, उससे सैंपलिंग मेथड नहीं चेंज होगा। यस मैम। थैंक यू मैम। यू वेलकम। चलें ठीक है, कल फिर मैम आप लोगों का कोटा, टेस्ट है। हाँ जी, लुबना एक्सक्यूज क्या मी पूछ मैम, रही हैं? कोटा सैम्पलिंग का थोड़ा, कोटा सैम्पलिंग। अच्छा हाँ जी, कोटा सैंपलिंग का थोड़ा-सा बता दूँ। अच्छा सॉरी आपको तो स्लाइड शो नहीं हो रही, मैं स्लाइड निकालने लग गई थी। कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप थी। कल थोड़ा-सा इसके बारे में हम ज़्यादा उससे पढ़ नहीं सके थे। क्लास का आई थिंक नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो कोटा सैंपलिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। कोटा सैंपलिंग क्या होती है कि ये भी नॉन रैंडम बेसिस पर ही हम इसमें डाटा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम कोटास डिज़ाइन कर देते हैं। कोटा क्या कैसे डिज़ाइन करते हैं कि हम उसमें फिक्स कर लेते हैं कि मेल फीमेल अलग-अलग कर लिए, ठीक है? जेंडर बेस पे हमने कोटा रख लिया है कि मेल एंड फीमेल, ठीक है? अलग-अलग कर लिए हमने। अब जो मेल और फीमेल्स हैं, अब हम उसमें से जो है ये नॉन रैंडम सिलेक्शन होती है, इसलिए हमारी अपनी इसमें किसी किस्म का कोई वो नहीं होता, बस ये होता है कि हमने फीमेल ज़्यादा ले ली है या मेल कम ले लिए या मेल ज़्यादा ले लिया, फीमेल कम ले लिए। किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, सिर्फ़ उसी कोटा को सामने रखते हुए हमने जो फिक्स कर लिया है कि हमें जो भी पार्टिसिपेंट चाहिए उसमें फीमेल्स की तादाद ज़्यादा चाहिए, तो उसी को सामने रखा हमने। 2 फीमेल सेलेक्ट कर ली, 1 मेल सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने जो पिक्चर बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बस एक कोटा मेल एंड फीमेल के कोटास बना लिए हैं
उनमें से उन्होंने बगैर किसी रेशो के, बगैर किसी क्योंकि अगर इसमें रेशो इन्वॉल्व हो जाएगी कि अगर फीमेल ज़्यादा है तो उनमें ज़्यादा लें, तो फिर वो साइड पे चली जाएगी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरफ। तो इसमें कोई बिल्कुल भी स्ट्रेटिफाइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बनते इसमें भी ग्रुप्स ही हैं दो, जिन्हें कोटास पे डिपेंड करते हैं। जैसे जेंडर का मैंने रख लिया कि मेल एंड फीमेल दो वो बना लिए हैं कोटास। उनमें से अब हमने फॉर एग्जांपल कुछ सीट्स पे हायर करने हैं, हमारे पास दो सीट्स फीमेल्स की हैं, एक मेल की है, तो हमने उसी बेस पे नॉन रैंडमली बस उठा लिए हैं, जो आपके सामने सामने खड़े हैं, आपने दो फीमेल्स ले ली, एक मेल ले लिया, ठीक है। तो और स्ट्रेटिफाइड और कोटा सैंपलिंग को कुछ लोग मिक्स कर देते हैं, जबकि बिल्कुल भी नहीं, ये अलग ही चीज़ें हैं। स्ट्रेटिफाइड सबसे बड़ा जो इनका मेजर डिफरेंस है वो यही है कि स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है और कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का है। स्ट्रेटिफाइड जो है वो उसमें रैंडम सैंपलिंग होती है और कोटा सैंपलिंग में नॉन रैंडम सिलेक्शन होती है। तो बस यही इनके मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हाँ जी मैम, क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।